Hello guys, good evening to all. So let's start session, okay? Uh, Today we'll discuss very basic things, how to configure the firewall, right? So basically आज हम क्या बात करेंगे कि how basically we can configure the day zero firewall and उसके बाद we'll discuss about the single pass architecture with the parallel processing, what that mean and how it is going to be configured and all, right? So this all things we are going to discuss today. So class is going to be very interesting. Okay. So whenever you guys feel like we have to discuss something, need to ask something, as usual, you can ask me. Okay. So I believe everyone is joined. Couple of people are missing. Just give me 1 minute. Okay. All right. So let's start. Okay. So the key thing आज जो हम करने वाले हैं that is कि हमारे पास एक brand new firewall है. So उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे. So this is our key thing. तो पहले चीजें मैं करेंगे डे जीरो की लैब जो है वो करेंगे हम लोग. एंड देन हम थियोरेटिकल चीजें पढ़ेंगे क्योंकि हम बहुत सारे थ्योरी पढ़ लिया अभी तक लैब नहीं किया. सो द पर्पस इज कि हम थोड़ा देखते हैं कि हमारा लैब कैसा चलता है. तो आप लोग को डे जीरो की फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक राउटर होगा, यहाँ पे बना होगा लैब. बट इसको मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, मैं कुछ नहीं रखता हूँ बिल्कुल. मेरे पास अभी मान के चलो कि कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज डिलीटेड फ्रॉम हेयर. सो मेरे पास एक ब्लैंक विंडो है और इस पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है. तो लेट्स सी कि कैसे होता है. तो मैं एक एक करके डिलीट करता हूँ एंड देन दिस. तो आप लोगों को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, अगर फायरवॉल की अगर शुरू से करना है तो कैसे करना है वो मैं करके भी दिखाऊंगा. तभी मेरे पास कुछ भी नहीं है. सो व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट वील अंडरस्टैंड कि हमारी फायरवॉल कैसी दिखती है और उसके पोर्ट्स क्या क्या होते हैं, राइट? मैं यहाँ जाता हूँ, पैलो अल्टो फायरवॉल डालता हूँ, राइट? तो इसको देखो, पैलो अल्टो फायरवॉल डालते हैं तो यहाँ पे आपको फायरवॉल दिख रही है, राइट? कोई भी मैं एक फायरवॉल खोल सकता हूँ, ऑलमोस्ट सबका फीचर सेम होता है जो पोर्ट वाइज का होगा. तो दो चीजें हमारे पास होती है कि हाउ वी कैन टेक द कंसोल कनेक्शन ऑफ द फायरवॉल via CLI and how we can take the GUI access of the firewall. So these two things we just have to understand. तो चलो हम समझते हैं कि पहले हमें एक नया फायरवॉल मिल जाए. सो हाउ वी कैन गेट द एक्सेस ऑफ दोज फायरवॉल. जैसे आप राउटर होता है, राउटर पे क्या करते हो, आपको राउटर मिलता है. तो अगर आपसे बोला जाए कि आपको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप बेसिकली क्या करते हो, सबसे पहले उसका आप केबल से कंसोल कनेक्शन लेते हो, राइट? कंसोल कनेक्शन लेने के बाद आप उस राउटर को स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन करते हो. स्टेप बाय स्टेप मीन्स आप पहले स्टेप में उसकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डालते हो, फिर आप जो भी एडवांस आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, सेक्शन वाइज बीजीपी ओएसपी, आप कुछ भी राउटर स्विच चल रहा है, ट्रंकिंग, एचएसआरपी, वीआरआरपी, तो सारी चीजें आप करते हो, राइट? So this is how you basically start configuration of the any of the devices. It could be the firewall, it could be the switch, it could be the router, it could be the server. कुछ भी होता है, पहले आपको बेसिकली आपका उस डिवाइस का एक्सेस चाहिए. बिना एक्सेस का यू कांट डू एनीथिंग, राइट? सो आप लोग समझ रहे होंगे कि एक्सेस का मतलब क्या होता है. तो जो हम राउटर एंड स्विच करते थे दैट रिक्वायर्ड द CLI एक्सेस. CLI का मतलब होता है कमांड लाइन, right? So we basically do the configuration via the command line. So that's why when we do the configuration via the command line, तो हम सारी चीजें को इस तरीके से फॉर्मेट में देखते थे. जैसे मेरे कोई भी, अगर ये मेरी फायरवॉल अभी तो नहीं है, कोई भी राउटर को मैं लॉग इन करता हूँ तो उसमें मेरे को CLI का कुछ ऑप्शन आता था, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन करते थे. तो जनरली हम राउटर का GUI एक्सेस हम नहीं लेते थे क्योंकि उस पे GUI का जो हमारा सर्विसेज होता था ना, जैसे GUI के लिए क्या चाहिए, हमें HTTP चाहिए और HTTPS चाहिए. ये दोनों सर्विसेज हमारे रूटर और स्विच पे इनेबल नहीं होती थी, इसलिए हम इसका एक्सेस नहीं ले पाते थे. बट आज के डेट में जो लेटेस्ट रूटर्स आ रहे हैं या आपके घर का जो होम वाईफाई आपने यूज किया होगा, राइट?
उसके आप GUI एक्सेस ले सकते हो। तो लेटेस्ट रूटर सर्वर स्विचेस जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं सिस्को के, उसमें देखोगे कि आप जाके उसके CLI पे HTTP एंड HTTP सर्विसेज इनेबल कर दोगे तो आप उसका GUI एक्सेस भी ले सकते हो। GUI इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। सो हमारे पास एक CLI हो गया कमांड लाइन इंटरफेस, एक GUI हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। सो ये दो चीजें हैं। तो दोनों चीजों आपको पता होना चाहिए कि इसमें पहले चीजें होती क्या है। तो आई थिंक आपकी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो राउटर स्विच को हम CLI जनरली करते हैं, बट आज की डेट में अगर उस पर GUI एक्सेस करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। आप पूरे राउटर स्विच का GUI एक्सेस ले सकते हो, बट सिर्फ आपको उस पर सर्विसेज इनेबल करनी पड़ेगी, उसको CLI पे जाकर IP HTTP सर्वर की जो सर्विसेज होती है वो इनेबल करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी पैलो अल्टो फायरवॉल के। अब जो पैलो अल्टो फायरवॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये पर्टिकुलर फायरवॉल जो है मेरे पास, इसमें हम CLI एक्सेस भी ले सकते हैं इस फायरवॉल की। वी कैन टेक द CLI एक्सेस और वी कैन टेक GUI एक्सेस एज वेल। तो ये दोनों ही एक्सेस हम ले सकते हैं, CLI और GUI। इट्स अप टू अस कि कैसे इसको हमें एक्सेस लेना है, राइट। और दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्यों हमें GUI लेना है, क्यों CLI लेना है, ये टोटली हमारी नीड पे डिपेंड करता है कि हमारी सिनारियो क्या है, हमारी कंडीशंस क्या है, किस स्टेज में बेसिकली हम हैं कि हमें GUI लेना है कि CLI लेना है, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे फायरवॉल की सबसे पहले, अगर आपको ब्रांड न्यू फायरवॉल अगर आपको दे दिया जाए और इसको बोला जाए कि आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है, ब्रांड न्यू फायरवॉल आपको मिल गया एंड यू नीड टू complete the configuration, you need to complete the configuration. So how basically you are going to do the configuration? That's the challenge, right? So मैं थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रोफेशनल हमारा सेशन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी बिल्कुल ही हमारा देसी हो जाता है। सो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वी कैन ऐड द हिंदी इंग्लिश बोथ, और इंग्लिश में हमारा सेशन चलेगा। सो यू गाइज विल बी लाइक मोर कंफर्टेबल कि लाइक ठीक है, इट्स ओके, कि मतलब समझ में आ रहा है ना। जहाँ पे नहीं समझ में आया वी कैन गो विथ लाइक both language. Hi Rajan, thank you. Yeah. So basically, like the firewall, we can do with the like we can get the access via the CLI or the GUI. Either way we can take. There is no problem, right? Now, if we talking about the GUI, then how basically you can take the GUI access, right? And how we can take the CLI access? That's again a question, right? So for that, what you have to do basically, you just have to understand, right, कि हमारे ports कैसे दिखते हैं Palo Alto Firewall पे. So if you see there, this is the Palo Alto Firewall. In this Palo Alto Firewall, we having a various types of ports. मतलब हमारे पास बहुत ports available हैं, and every ports having a different functions. So we just have to understand which port having what kind of the function and how we can leverage those functions. मैं leverage की बात करता हूँ कैसे उसको utilize कर सकें, right? So आप लोग अगर यहाँ देखो, you can see we having the HA ports, that is HA1, we having HA2 ports, we having the management port, we having the console port, we having the USB port, again we having the console port, and we having some LEDs. LEDs is like आपको indicate करता है कि how my device be having right now, right? So it's status, HA, temperature, alarm, fans, and power. Everything it is talking about the LED. So this is how we having a different ports, and by using these ports, what we can do. So let's understand one by one function. So if you see the ports console, this is the console, this is the console. So these two ports are a console. So let me just put here arrow. This is the console, and if you're going with it, this is the console. They are going to do the same thing. You can using via the console port. Let me write here, by using the console port, you can take firewall CLI access. So this is the console. अब definition क्या, difference क्या हो सकता है कि basically you can take via console using the RJ45. So this is the RJ45 connector है, right? And this is a C type cable, right? C आप लोग जैसे charging करते हो ना, C type cable. So by using either of, you can do the configurations, right? So C type cables, or you can go with the like that RJ45 connection.
but you can take only the CLI access. So हम CLI access भी देंगे अभी firewall का. Now the question is, if I want to take the GUI access of the firewall, then how you can take? How we can take the GUI access of the firewall? These are the basic question, guys, but this is a very important. You just have to understand. Okay, very basics, but very important. So now the question is, how I can take the GUI access of the firewall? So GUI access of the firewall can be taken by using the management port. So what are the management ports? So by using this port, we can take the GUI access of the firewall. So let me just use a different. So you can see. So this is the management access that is going to management port. It is going to help you to take the GUI access port, right? And again, it is required the RJ45 connection. Okay, so this cable connection would be RJ45. So आप लोगों को ये नहीं पता होगा RJ45 केबल दिखता कैसा है, तो मैं दिखाता हूँ. Let me show you so you can visualize. आप लोग लाइफ में अपने ऑफिस में भी देखोगे जो लैपटॉप में लगाते हो कनेक्टर. So these are the RJ45 connectors. So देखो जो LAN केबल होते हैं ना, that is known as RJ45 connectors. So RJ45 cable, if I put the correct thing, you will find the RJ45 cables. So you can see this is the LAN cables you use in the offices. So this basically known as the RJ45 connectors and the cables. You can figure out from the internet, you can shop, you can use it. Okay. So आपके राउटर में भी घर में वाईफाई होगा तो उसमें जाकर चेक करना RJ45 कनेक्शन ही लगा होगा. अगर आप LAN यूज कर रहे हो तो वाईफाई यूज कर रहे हो तो फाइबर से कनेक्शन आया होगा, बट अगर LAN यूज करोगे तो आपको RJ45 कनेक्टर लगाना पड़ेगा. So this is how you can do that. So basically RJ45 connections, it is going to be used for the management access. So by using the console, either of the C type or either of this particular management port, we can take the firewall access. This is for sure, right? USB just, if you want to just copy and paste any kind of the file, like if you want to copy the iOS, not iOS, pan OS, basically we told it, or any files, you can use the USB to just do the file transfer. Simple definition what we do for the other like USB stick to just transfer the file from the PC and server and whatever. So हम ये सारी चीजों को कर सकते हैं by using the USB cable. So it is also okay. बाकी जो LEDs होती हैं, that LEDs are basically for the different purpose. कि आपके डिवाइस में पावर क्या है, how the power looks like, how the fans are working, right? How the alarms, any critical alarms we have. So alarm could be 3 colors. If you go in the firewalls, it could be either red, it could be either orange, or not orange, it could be the amber. It could be amber kind of thing, and then this last one is the green. Okay, so these 3 colors would be there. So if anything is red, that is not good for you, and it is just you just have to take action. Green is everything is fine, right? और amber है तो कुछ minor सा alarm हो सकता है. You just have to take care of that also, right? So ये सारी चीजें होती हैं आपके firewall पे जो आपको बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? इसके अलावा जो मेरे पोर्ट्स होते हैं, राइट, आप लोग देख रहे होगे HA के पोर्ट्स होते हैं. ये तब यूज आते हैं जब आपको, जैसे आपके नेटवर्क में आपको HSRP चलाना है, राइट, VRRP चलाना है, तो क्या करते हो, 2 राउटर लगाते हो, एंड बाय यूजिंग 2 राउटर आप अपने नीचे एक लैन को कनेक्ट करते हो, और देन आप क्या करते हो, उस लैन को एक को आप प्राइमरी बनाते हो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, R1 को प्राइमरी एंड R2 को सेकेंडरी बनाते हो. क्या करते हैं, प्रायोरिटी आप इसकी वैल्यू को चेंज करते हो. यहाँ प्रायोरिटी आपका हाई हो जाता है, यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी लो हो सकता है, राइट? सो ये कंडीशंस होती हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म द HA इन द राउटिंग डोमेन. सो आपका एक तरह से हाई एबिलिटी इसको बोलते हैं, HA इक्वल टू हाई एबिलिटी. सो उस केस में क्या होगा, राउटर में तो आपका HSRP VRRP कॉन्फ़िगर करके यू कैन गो विद दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम. But basically, when you come to the firewall is going to again serve the similar kind of stuff. So if you see that, I want to show you the something. In our lab also, we having the HA in both active and active passive. So in that case, we just have to use 2 firewalls, right? You can see one here, another here. So इसमें क्या होगा कि अगर मान लेते हैं ये यूजर है, इसका ट्रैफिक प्राइमरली मुझे इस फायरवॉल से इधर जा रहा है, बट समहाउ ये फायरवॉल मेरा डाउन हो गया.
ये मेरा वैन लिंक डाउन हो गया, ये लैंड लिंक डाउन हो गया, तो क्या मेरा यूजर का ट्रैफिक इंटरनेट पर नहीं जाएगा? द आंसर इज यस, नहीं जाएगा, जब तक आप इसको एक एचए में कॉन्फ़िगरेशन करके दूसरी फायरवॉल को भी इंट्रोड्यूस नहीं करते हो। तो एचए का मतलब होता है कि आपकी हाई एबिलिटी, अगर कुछ डाउन होता है इस फायरवॉल पे, इस वैन इंटरफेस पे, इस लैन इंटरफेस पे, कुछ भी इशू आता है, देन योर ट्रैफिक विल मूव वाया दिस एंड इट विल गो टू द इंटरनेट। सो इस तरीके से आपका ट्रैफिक चलेगा दूसरे फायरवॉल से, इट विल बिकम द एक्टिव। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए हमारे फायरवॉल पे डेडिकेटेड पोर्ट्स होते हैं, जिसको हम एच ए पोर्ट्स बोलते हैं, HA1 एंड HA2। हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। सो आगे की जो हमारी डिस्कशन होगी, विल डिस्कस इन वेरी डिटेल व्हाट इज द HA1 एंड व्हाट इज द HA2, क्योंकि वी हैव टू डू 2 labs इन द एक्टिव एक्टिव एंड एक्टिव पैसिव। सो इट इज अ वेरी लॉन्ग सेशन, अराउंड 3 hour सेशन। सो इसमें सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, सारे सिनारियो। बहुत सारे इसमें टर्म होते हैं, बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कॉन्फ़िगरेशन में। अगर हम HA एक्टिव एक्टिव की बात करते हैं, those complexity will understand and will do together all the configuration, right? So वो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट मॉड्यूल होगा इस पर्टिकुलर सेशन का। जब हम सब कुछ कर लेंगे देन विल गो विद द HA। सो आप लोग यहाँ देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट अगेन। सो HA का फंक्शन हमें अब समझ में आ गया, मैनेजमेंट का, कंसोल का, यूएसबी का, ये सारी चीजें समझ आ गई हमें। नाउ वी हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स। आप लोग देखो अगर, सो वी हैविंग लाइक पोर्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो ये बहुत सारे पोर्ट्स है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। So these ports are basically help to use either connecting the LAN और WAN कनेक्शन। सो आपको अगर LAN या WAN कनेक्शन कुछ भी करना है, सो आपको मानते हैं कि एक फायरवॉल है यहाँ पे, राइट? आप देखो यहाँ पे, इसको देखो, जैसे ये फायरवॉल है, इस फायरवॉल पे आप एक पोर्ट ऊपर कनेक्ट करते हैं, वैन की तरह काम कर, दूसरा नीचे करे तो लैन पे कर। ऐसा नहीं कि आप 1/2 वैन नहीं कर सकते, नहीं, कोई भी पोर्ट यूज कर सकते हो वैन के लिए, कोई भी लैन के लिए यूज कर सकते हो। बट जिस तरीके से आपकी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन होगी लैन वैन की, वो उस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा किस पे जोन है, किस पे लैन है, किस पे वैन है। दीज ऑल थिंग्स यू जस्ट हैव टू टेल। सो इस तरीके से आप लैन वैन की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो और आप चीजों को डिफाइन कर सकते हो। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। ये सारे पोर्ट, टोटल 12 पोर्ट है। इट कैन बी यूज इन द डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो फॉर डिफरेंट डिफरेंट लैन एंड वैन पोर्ट। अब इस पोर्ट्स में आप देखोगे बड़ा यूनिक सा चीज, तो आपको एक चीज और डिफरेंस समझ में आएगा कि कुछ पोर्ट्स का साइज अलग है, कुछ पोर्ट का साइज अलग है। सो व्हाट इज दैट मीनिंग? तो आप देखो यहाँ पे इन सारे पोर्ट्स की साइज अलग है और इसकी अलग है। इस पोर्ट्स में आप क्या कर सकते हो, इसमें सिर्फ अब RJ45 कनेक्शन का लैन वैन कनेक्ट, RJ45 केबल्स को लगा सकते हो। सही, RJ45 का लैन वैन है, ठीक है, ठीक है, 4 पोर्ट्स RJ45 का। बट बाकी ये सारे जो है ना फाइबर से, SFP लगती है इसके अंदर, SFP, स्मॉल फैक्टर प्लगबल इसका फुल फॉर्म होता है। सो इसमें फाइबर की SFP लगती है, जो मैं आपको दिखाता हूँ SFP कैसे दिखती है। तो SFP कुछ ऐसे दिखती है। तो SFP अगर देखते हो तो देखो ये ऐसी SFP दिखती है, जो इसमें जाके इंसर्ट होता है, देखो साइज जाके मिल जाएगी। तो SFP केबल्स अगर आप सर्च मारोगे तो आपको SFP देखो कुछ इस तरीके से दिख जाएंगे, जिसमें फाइबर केबल्स लगे होते हैं और जाके आपके राउटर में इंसर्ट हो जाती हैं। तो ये जो पोर्ट्स हैं बेसिकली फॉर द फाइबर्स। सो आप फाइबर अगर कनेक्शन लेना चाहते हो हाई स्पीड के लिए, तो आप इनको यूज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट SFP के टाइप्स आते हैं, कुछ हाई कैपेसिटी की आती है, कुछ लो कैपेसिटी की आती है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि बेसिकली आप हाउ बेसिकली आर गोइंग टू यूज। इस तरीके से आप SFP यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें बात करना है, हम जो बात कर रहे थे कि हाउ बेसिकली वी कैन टेक द फायरवॉल एक्सेस। तब ये तो समझ आ गया है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, कंसोल भी ले सकते हैं एंड देन इसकी GUI एक्सेस भी ले सकते हैं, CLI एंड GUI ले सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अब जब फायरवॉल नया खरीदते हो तो आप उसके साथ क्या करोगे। तो चलो हम फायरवॉल एक नया खरीदते हैं and देखते हैं क्या उसमें होती है। तब फायरवॉल की हम लैब करने जा रहे हैं। एंड नाउ सबसे पहले मैं एक पैलो अल्टो की फायरवॉल लूंगा। यहाँ से आप लोग, आपके EVNG में लैब होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने फायरवॉल लिया और इसमें पैलो अल्टो मैं ले लेता हूँ, चलो पैन 9.0 ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद ये मेरी फायरवॉल है। अभी इस फायरवॉल पे मुझे क्या करना है कि इसकी एक्सेस लेना है इस फायरवॉल की। तो मैं क्या करूंगा, इस फायरवॉल के साथ एक मुझे PC कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं इसका एक्सेस ले पाऊंगा। तो दो चीज चाहिए हमें, एक एक हमारा कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एक फायरवॉल चाहिए। तो ये मेरा फायरवॉल है बिल्कुल ब्रांड न्यू, और एक मेरा PC है, राइट? अभी इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना है। तो अगर मैं इस PC से
इस पे कनेक्शन करता हूँ इस पोर्ट पे, कौन से पोर्ट पे, कंसोल पोर्ट पे, या तो आपकी सी टाइप कनेक्शन से, और या फिर मैं करता हूँ इसको, मान के चलिए आप इससे क्या बोलते हैं RJ45 से। सो इन बोथ वे व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक द कंसोल एक्सेस ऑफ द फायरवॉल। अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि RJ45 से अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और सी टाइप से, तो ये कंसोल से आएगा CLI एक्सेस, इसको कंसोल बोलते हैं, CLI एक्सेस आएगा मेरे पास। बट इसके RJ45 केबल में ना एक आपका सीरियल कन्वर्टर भी होना चाहिए, इसके अंदर आपके एक इनबिल्ट सीरियल कन्वर्टर भी होना चाहिए। सीरियल कन्वर्टर एक होता है, आप लोग देखना, कन्वर्टर, सो इसको एक सीरियल कन्वर्टर भी होना चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन टेक द कंसोल। बट इसका CLI एक्सेस आएगा। अब मैं चाहता हूँ इसका GUI एक्सेस लूँ, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे मेरा अगर पीसी में एक और हमारे पास RJ45 का केबल का कनेक्शन है, या मान के चलो कि इस पीसी से मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा पीसी लेता हूँ और मैं एक दूसरा पीसी यहाँ लगा देता हूँ। अगर मैं सेम टाइम पे चाहता हूँ कि मेरे को ना कंसोल भी मिल जाए, CLI भी एंड GUI, हमारे पीसी में सिर्फ एक ही निक कनेक्टर है, तो मैं एक दूसरी पीसी लगा लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। इसको कनेक्ट करने के बाद मैं इसको बोलूंगा कि यू नीड टू कनेक्ट ऑन द मैनेजमेंट पोर्ट, राइट। सो ये वाला जो केबल है, यू सी, this is going to management port, and when I connect the cable on the management port, this is responsible to get access of the GUI, graphical user interface, via the RJ45 cable। इसमें कोई सीरियल कन्वर्टर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो कनेक्टर है आपका क्या है, RJ45 पे है, राइट, या आपका सी टाइप है, राइट। इससे आप क्या ले रहे हो, CLI ले रहे हो, बट व्हेन यू कनेक्ट द पीसी ऑन द मैनेजमेंट इंटरफेस, यू आर गोइंग टू टेक द GUI। ये कहानी समझ आई किसी को, मतलब सबको समझ आ गई कि क्या मैं बता रहा हूँ? किसी को डाउट, एनीवन हैविंग एनीथिंग इन योर माइंड? हेलो सर, एक डाउट था। हाँ बताइए। समझो अगर रोमिंग में मुझे फायरवॉल इम्प्लीमेंट करना है कोई रोमिंग प्लेस पे, वहाँ पे नॉन टेक्निकल पर्सन है और मुझे हम्म ऑफिस में बैठ के वो फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है, तो कौन सा इजीएस्ट वे रहेगा जो मैं कंसोल ले पाऊंगा फायरवॉल का, न्यू ब्रांड फायरवॉल का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर आपका दूसरे डब्बे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई आजकल SD1 के डब्बे आते हैं, तो उस पे कुछ कहानी अलग होती है, और यहाँ जो पैलो अल्ट होता है, इस पे कुछ कहानी अलग होती है। तो मैं बताता हूँ, आपको क्वेश्चन का आंसर करूंगा। अभी ओके थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा इसके बाद, ठीक ठीक। है। इसके अलावा ओके कोई क्वेश्चन, और इसके इसके अलावा मैं देता यस हूँ। सर, एक वन क्वेश्चन है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। जो मैनेजमेंट से जो जीयूआई इंटरफेस जो करते हैं, उसमें आईपी चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, ओके, एम जी एम टी रिक्वायर्ड IP और नॉट, दो क्वेश्चन यही है ना क्वेश्चन आपका? जी। MGMT एक्सेस ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हमारे पास इसके अलावा? किसी का और क्वेश्चन कोई? सबका एक साथ मैं आंसर करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं मान के चलो, दो क्वेश्चन हमारे पास है, दोनों को डिस्कस करना है, ठीक है। आप लोग को अपने आप आंसर मिल जाएगा सारा। तो लेट्स फोकस अबाउट कि जब एक फायरवॉल खरीदते हैं, अभी तो हमें ये समझ आ गया, वी अग्री कि दो तरीके से इस फायरवॉल का हम एक्सेस ले सकते हैं, एक CLI एक GUI, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन यू परचेज द फायरवॉल, तो फायरवॉल के ब्रांड न्यू फायरवॉल के साथ मुझे क्या मिलता है जब वो फिजिकल होता है, तो ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ अब, ठीक है, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, ये इसको रहने देते हैं। और मैं इस पीसी को भी डिलीट करता हूँ, क्योंकि इसकी भी जरूरत मेरे पास नहीं है। और अभी हम फोकस करते हैं इस पे, ठीक है। और मैं इसको चालू करता हूँ, थोड़ा सा इसको चालू भी होने में टाइम लगेगा, तो मैं इसको स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ। सो आप जब भी, वेन एवर यू बाई एनी न्यू फायरवॉल, सो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, फिजिकल फायरवॉल मैं लिख रहा हूँ, फिजिकल फायरवॉल, ध्यान से, वेन एवर यू बाई एनी फिजिकल फायरवॉल, बाई डिफॉल्ट मैनेजमेंट इंटरफेस इस पे होगा, बट व्हाट IP, सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट एक IP आपकी यहाँ पे हार्ड कोडेड रहेगी इसके फिजिकल इंटरफेस पे, ये वाली। राइट। सो ऑन किस इंटरफेस पे, MGMT, ठीक है, क्लियर। सो आप कभी भी नया फायरवॉल खरीदते हैं, जो आपका फिजिकल फायरवॉल है,
सो आपको एक आईपी उस पे ऑलरेडी पड़ा होगा, दैट इज 192.168.1.1। देखो यहाँ पे कभी भी वेन एवर यू बाइंग एनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, आपको कभी भी आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना है वट एवर टाइम, वेन एवर यू परचेज, सो आपके फायरवॉल के इंटरफेस पे आपके इस रेंज का एक आईपी एड्रेस पड़ा होगा, देख रही है /24 का ये वाली आईपी पड़ी होगी आपको, इसमें साफ साफ लिखा होगा बाय डिफॉल्ट पीए सीरीज फायरवॉल हैज एन आईपी एड्रेस 192.168.1.1। एक आईपी पड़ा होगा और बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड एडमिन एंड एडमिन होगा। तो आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी। तो एक आपको मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी मिलेगा एंड डिफॉल्ट यूजर नेम स्लैश पासवर्ड एडमिन स्लैश एडमिन। सो दिस टू थिंग्स यू हैव। तो आपको इतना तो पता हो गया कि इसका यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है फायरवॉल का, एंड इसकी आईपी क्या है। अब अगर आप इसका कंसोल लेते हो तो कंसोल लेने के लिए हमें आईपी की जरूरत नहीं होती है। सो अगर आप इस फायरवॉल की कंसोल एक्सेस लेते हो पीसी से तो उसके लिए कोई आईपी की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ कंसोल केबल में लगाओ और अपने आप ही वो फायरवॉल का आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट में। आपको सिर्फ यूजर नेम में पासवर्ड डालना है। जैसे मैं अगर मैं अब मैं मेरी वर्चुअल है कंडीशन, तो इसको मुझे कंसोल लेना है तो मैं पीसी से तो कंसोल ले नहीं सकता। तो मैं कैसे कंसोल ले सकता हूँ? तो मैं इस पे सिर्फ अगर इस फाइल की कंसोल लेनी है, सो आई जस्ट नीड टू हैव डबल क्लिक ऑन इट। व्हेनेवर आई क्लिक ऑन इट द फायरवॉल कंसोल आई विल गेट। सो देखो ये मेरे फायरवॉल कंसोल आ गया, क्योंकि मेरा अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट में है, फिजिकल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ईवीएनजी कंसोल दे दिया मुझे, राइट। तो ये फायरवॉल अभी बूट हो रही है, इट्स इन बूटिंग प्रोसेस एंड वंस इट विल कंप्लीटली बूट देन वी आर रेडी टू यूज। सो इस तरीके से इसका सीएलआई कंसोल मुझे मिल गया। बट आपके केस में क्या होगा कि जब आपको फिजिकल फायरवॉल कंसोल लेना होगा तो आपको इस पोर्ट पे, ये जो यहाँ पोर्ट दिख रहा है कंसोल का, इस पे आपको कंसोल केबल कनेक्ट करके आपको एक एंड पे अपने पीसी पे कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कैसा कनेक्शन होगा मैं बताता हूँ आपको। मतलब अगर ये कंसोल पोर्ट है तो यहाँ से केबल निकलेगी और आपको यहाँ पे एक पीसी पे, जो भी आपका पीसी है, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तब जाके पीसी विल टॉक टू द फायरवॉल वाया सीएलआई। ये आपको करना पड़ेगा जब आप फायरवॉल लेके साइट पे जाओगे, तो अगर इन केस आपको किसी को गाइड करना है तो। बट अभी हम लैब में हैं, सो वी कैन नॉट डू। तो अभी इसको मान के चलो कि सीएलआई एक्सेस हमारे पास है वाया दिस मेथड, हमने दे दिया। अब जैसे ही मैंने सीएलआई एक्सेस आया, देखो फर्स्ट थिंग फायरवॉल इज आस्किंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा, तो मुझे पता है कि मेरे फाइल का यूजर नेम पासवर्ड क्या है, एडमिन एंड एडमिन। तो मैं इसमें एडमिन एंड एडमिन डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब भी फायरवॉल आप बूट करोगे किसी भी इन्वायरमेंट में, सो यू जस्ट हैव टू वेट 5 to 7 मिनट्स, तभी आपका ये पासवर्ड लेगा, वरना नहीं लेगा। देखो मैं अभी डालूंगा एडमिन एंड एडमिन पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये मुझे थ्रो कर देगा और ये डालने देगा, बोलेगा इनकरेक्ट लॉगिन एंड पासवर्ड। क्योंकि ये फायरवॉल बूट हो गई है, बट इसके सिंक होने में टाइम लगता है, बहुत हैवी आईओएस होते हैं, तो 5-7 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। जब फायरवॉल बूट होती है तब जाके पासवर्ड लेगा डिफॉल्ट। तभी हम वेट करते हैं, फिर ये पासवर्ड कैसे लेगा हम देखते हैं। तो एक तो कहानी हमें समझ आ गई कि हम कोई भी फायरवॉल परचेज करते हैं फिजिकल, सो उसमें बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट इंटरफेस पे हमारा ये आईपी रहता है। बट अगर आप वीएम खरीदते हो, सो ये आईपी आपको हो सके नहीं रहेगी। मतलब आपके जो आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है तो फिजिकल फायरवॉल पर रहेगा, लेकिन अगर वीएम खरीदते हो, आईपी वीएम फायरवॉल है आपका पैलो अल्टो की, सो देयर वुड बी नो आईपी एड्रेस ऑन एमजीएमटी इंटरफेस। सो देयर इज नो आईपी एड्रेस ऑन द एमजीएमटी इंटरफेस। सो दो सिनारियो हमारे पास है। तो अगर मेरे पास फिजिकल फायरवॉल है, अगर मुझे इसका जीओआई एक्सेस लेना है, तो इस इंटरफेस का आईपी मुझे तो पता है पहले कि क्या है, 1.1 है। तो मैं अपने पीसी पे जाकर अगर सेम सबनेट का आईपी डाल दूं 192.168.1.2/24 का सबनेट डाल दूं यहाँ पे, तो मेरा पीसी तो इस आईपी को पिंग कर पाएगा ना। ऑल अग्री, यस राइट? सर। सो माय पीसी विल पिंग टू दिस पर्टिकुलर पैलो ऑल्टो फायरवॉल, राइट। सो जब मेरा पीसी से बात करेगा तो फिर मैं इसको एक्सेस भी कर सकता हूँ जीओआई के थ्रू। तो ये एक तरीका होता है कि अगर आपका फिजिकल फायरवॉल है तो ऑलरेडी आईपी है, सेम सबनेट का आईपी डाल दो और वहां से आप इसका एक्सेस ले सकते हो, राइट। एक तरीका ये हो गया, तो आपका जियो एक्सेस मिल जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन अगर वीएम है, राइट, अगर वीएम है और यहाँ पे आपका आईपी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तब क्या करोगे फिर आप?
तो आपको इस कंडीशन में आपको इस पे आईपी डालना पड़ेगा। इस कंडीशन में इसको आपके मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी यू जस्ट हैव टू हैव पुट। अगर आप नहीं डालोगे तो आपके जीआई एक्सेस आएगा ही नहीं। तब आईपी कैसे डालेंगे? तो सबसे पहले हमें आईपी डालने के लिए हमें उस फायरवॉल का कंसोल लेना पड़ेगा। सो आई नीड अ कंसोल ऑफ फायरवॉल, देन वी विल डू मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन वाया CLI, राइट? जो अभी हम करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट लैब टास्क, दिस इज द फर्स्ट टिकट, फर्स्ट लैब टास्क फॉर अस। कि अभी हमारा सिनारियो क्या है, हमारा फिजिकल फायरवॉल नहीं, हमारा VM फायरवॉल है। इसके CLI तो हमें मिल गई, कोई टेंशन नहीं हुआ, सिंपली क्लिक कर हमें CLI तो मिल गया, राइट? बट द क्वेश्चन इज कि हमें इस पे GUI लेना है। अब इस पे कोई आईपी होगा नहीं, राइट? अब इस पे हमें आईपी डालना है। तो कंसोल हमारे पास है, अब चलो इस पे आईपी डालते हैं, राइट? यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो अभी क्वेश्चन पे बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो मैं यहाँ फिर से एडमिन डालता हूँ, यूजर नेम एंड पासवर्ड भी एडमिन डालता हूँ। तो देखो 5 मिनट हमारा टॉकिंग करते हुए हो गया, तो इसने पासवर्ड ले लिया। अब जैसे ही पासवर्ड डाला तो ये बोलेगा कि आपको पासवर्ड चेंज करना है, तो अपना इंटर करो ओल्ड पासवर्ड। तो फिर से मैंने एडमिन डाल दिया। अब आपको नया पासवर्ड डालना है, तो कोई भी नया पासवर्ड डाल देना, अल्फाबेट न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, ठीक है? स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हो आप उसमें, लेकिन होना चाहिए, कई सारे कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो मैं इसमें डालता हूँ पासवर्ड। एक मैंने पासवर्ड डाल दिया और इसको मैंने कंफर्म कर दिया। तभी फायरवॉल का देखो आपका CLI एक्सेस मिल गया। सो नाउ वी आर इनसाइड ऑफ द फायरवॉल CLI एक्सेस, राइट? अब जैसे ही मैंने किया, देखो इस फायरवॉल की अगर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके, एक मिनट, चलो इसको बड़ा कर लेता हूँ, राइट? सो इफ यू गाइस सी दैट ऑन दिस पर्टिकुलर फायरवॉल, ओके ठीक है, इस पे पेन चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चल रहा है। सो बेसिकली क्या है, अगर मैं एक कमांड चलाता हूँ, पहला कमांड है शो, आप लोग लिख लो इसको, सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, आप लोग को बार बार चाहिए होगा, शो सिस्टम इन्फो। तो मैंने जैसे ही कमांड चलाया, देखो यहाँ पे जो ये सेक्शन दिख रहा है ना आईपी असाइनमेंट का, वो DHCP दिखा रहा है और इस पे आईपी एड्रेस अननोन दिखा रहा है। इस पे आईपी एड्रेस अननोन दिखा रहा है, मतलब इस फायरवॉल पे कोई आईपी एड्रेस है ही नहीं। तो जो मैं बात अब कर रहा था कि हमारी जो फायरवॉल है उस पे हम आईपी एड्रेस ले सकते हैं, राइट? जो हम बात कर रहे थे कि आईपी एड्रेस ले सकते हैं, इतना बड़ा कैसे हो गया? एक मिनट, इसको क्लोज करता हूँ, कैसे खुल गया? पता नहीं क्या। तो मैं जो बात कर रहा था कि इसके आईपी एड्रेस ले सकते हैं, अब इस पे तो कोई आईपी एड्रेस है ही नहीं, पहले से ही नहीं है। तब तो ये प्रॉब्लम है। अब इसको, और दूसरा कमांड क्या होता है वेरिफिकेशन के लिए, मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी देखना, तो कैसे देखेंगे? तो एक कमांड तो मैंने लिखा है सो सिस्टम इन्फो, आप लोग लिख लो इसको। इस दूसरा मैंने वहाँ एक लिखा है सो सिस्टम इन्फो, एक कमांड मैंने ये लिखा। दूसरा कमांड होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, हर कमांड में लिखूंगा नहीं। तो शो इंटरफेस मैनेजमेंट, जैसे ही डालोगे 30 पे बताएगा कि मैनेजमेंट इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस। देखिए अननोन दिखा रहा है यहाँ पे, आप लोग देखो यहाँ पे इसकी आईपी एड्रेस एंड नेट मास्क अननोन दिखा रहा है। अगर यही आपकी फिजिकल फायरवॉल होती तो आपका यहाँ पे एक आईपी लिखा होता है, दैट वुड बी 192 192 168 1.1 एंड नेट मास्क यहाँ पे 255 255 255.0। ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है, बड़ा होता तो आप सीधे पीसी कनेक्ट करते, आपका फायरवॉल का एक्सेस आ जाता, बट हमारे केस में नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि अपने फायरवॉल को हमें आईपी देना मैनेजमेंट इंटरफेस पे। दिस इज द लैब टास्क 1। तो कैसे देंगे इसका आईपी एड्रेस, आप लोग समझो इसको। अब इसी बीच में जो क्वेश्चन हमारा था, पहला क्वेश्चन हमारा था कि रोमिंग कॉन्फ़िगर, अगर रोमिंग का इशू है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? तो देखो बाय डिफॉल्ट आपके अगर VM सीरीज का फायरवॉल है तो उस पर DHCP के फीचर इनेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे DHCP के फीचर इनेबल हैं। तो अगर आपके समहाउ कोई नेटवर्क में ऐसी चीजें कनेक्ट कर रहे हो जो उसको आईपी दे सके DHCP के थ्रू, तो कर सकते हो, वरना इम्पॉसिबल है। आई थिंक ये भी मतलब चैलेंजिंग है, नहीं कर सकते हो उस केस में भी। एक कौन सा डिवाइस को DHCP बनाओगे, कैसे फायरवॉल टॉक करेगा, फिर एक राउटर लगाना पड़ेगा, फिर उसके नीचे फायरवॉल लगाओगे, फिर दूसरी पीसी लगाओगे।
तो दैट इज गोइंग टू बी लाइक add the additional overhead configuration for you. So मेरे को लगता है कि ये जो आपका जो रोमिंग वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट फीजिबल फॉर टाइम बीइंग अनलेस एंड अनटिल आप डीएससीपी का सर्वर बनाते हो, फिर उसको आप फायरवॉल के इंटरफेस से कनेक्ट करते हो किसी सोर्स से, फिर दूसरा उस स्विच से ही उसी वीलन में कोई दूसरा पीसी कनेक्ट करते हो, तब जाके चलेगा। तो ये तो शायद नहीं होगा। अगर फिजिकल फायरवॉल रहेगा तो आप वो भी ऑप्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल पे बाय डिफॉल्ट आपका बेसिकली क्या बोलते हैं कि फिजिकल फायरवॉल पे जो रहेगा बाय डिफॉल्ट आपकी एक आईपी रहेगी जो पड़ी रहेगी, उस आईपी पे बेसिकली आपको एक्सेस लेना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल फायरवॉल में तो आप कर ही नहीं सकते। तो रोमिंग कंडीशन आपने क्लियर कर दिया। अब मैनेजमेंट एक्सेस, जो एक्सेस रिक्वायर्ड आईपी और नॉट, सो मैनेजमेंट जीयूआई एक्सेस के लिए हमें आईपी चाहिए, ये कंफर्म हो गया, बिना उसके हम नहीं एक्सेस ले सकते हैं। तो एक आईपी तो इस पे चाहिए ही चाहिए। वो आईपी अब कैसे डालेंगे, लेट्स स्टार्ट। सो आई थिंक मैंने दोनों आंसर क्वेश्चन कर दिया, अगर फिर भी नहीं क्लियर हो तो मुझे बताना आप लोग। तो अब आईपी करने के लिए सबसे पहला इस पे मैं आईपी डालने की कोशिश करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद अगर मैं डालता हूँ सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस, ये कमांड होती है, आप लोग लिख लो, लिखना चाहो तभी। और मैं इसको डालने के बाद यहाँ पे आईपी डालता हूँ। चलो मैं डालता हूँ 192.168.1 डॉट में कुछ भी डाल देता हूँ, शायद कोई एक आईपी डाल देता हूँ /24 का, जैसे मैं 111 डाल लेता हूँ, राइट। नेट मास्क इसका डाल देता हूँ मैं 255 255 255.0 एंड डिफॉल्ट गेटवे डाल देता हूँ इसका 192.168, मेरा राउटर का है तो मैं उसको डाल देता हूँ। या अभी इसको नहीं डालते हैं कुछ भी, इसको इतना ही छोड़ के देते हैं, ठीक है। या मैं इसको और भी सिंपल करता हूँ, 1 ही डाल लेता हूँ, सेम एग्जिट कर लेते हैं। एंड इसका नेट मास्क जो है 255 255 255.0, ये मैं डाला। अब इसको डालने के बाद ना जैसे ही कमिट करूंगा ना, देखो क्या कुछ होगा। सो व्हेन आई डू द कमिट, देयर वुड बी वन प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी हैपन। दिस कमिट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन, क्योंकि ये कुछ एरर थ्रो कर देगा। मैंने यहाँ पे आईपी डाला, बट फिर भी ये कमिट मतलब होने के बाद ये आईपी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो तरीका है करने का वो गलत है मेरा। वो क्यों गलत है बताता हूँ आपको, पहले इसको हो जाने दो, देखो क्या बताता है। तो ये देखो कॉन्फ़िगरेशन आपकी बोल रहा है कि सक्सेसफुल कमिट हो गया, बट अगर मैं जाता हूँ फिर से, मैंने आईपी दिया, सो सिस्टम इन्फो करता हूँ मैं फिर से, तो देखो इस मैनेजमेंट पे फिर भी आईपी नहीं आया। मैंने आईपी डाला, आईपी नहीं आया। अब इसके पीछे रीजन क्या है, हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, कॉन्फ़िग कमिट भी हो गया, फिर भी आईपी नहीं आया। उसके पीछे रीजन ये है कि जो आपकी फायरवॉल है उसकी आईपी असाइनमेंट तरीका डीएससीपी है। तो जो रोमिंग का पूछ रहे थे ना आप, तो अगर आपका डीएससीपी इनेबल है फायरवॉल पे, अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हो सिनारियो अपने नेटवर्क में, जहाँ पे डीएससीपी सर्वर बनाते हो और उस पे आप राउटर लगाते हो, फिर आपके उसके पीछे स्विच के थ्रू आप एसबीआई बना के वो सारी चीज करते हो, तो पॉसिबल है, आप ले सकते हो, राइट। बट नॉर्मल सिनारियो में इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो बेसिकली the IP address, whatever I'm just trying to assign, it is not getting assigned because its assignment type है DSCP। तो जैसे आपके पीसी में होता है, अगर आप पीसी का असाइनमेंट टाइप, जैसे यहाँ पे जाता हूँ, अगर पीसी दिखाता हूँ खोल के आप लोगों को, तो अगर डीएससीपी रहेगा तो डीएससीपी से वो बार बार कोशिश करेगा आईपी लेने के लिए। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, वी जस्ट हैव टू चेंज टू स्टैटिक। जब उसको हम स्टैटिक करते हैं तो वो आईपी हमारा स्टैटिक से हो जाता है। सो अगर मैं यहाँ जाता हूँ एडेप्टर सेटिंग पे, तो देखो बाय डिफॉल्ट ये ना डीएससीपी से लेने की कोशिश कर रहा होगा। मैं दिखाता हूँ, तो ये आईपी वी4 पे करता हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट एड्रेस ऑटोमेटिकली डीएससीपी होता है। तब इसको मुझे आईपी देना है तो मुझे ऑप्टेन आईपी स्टैटिक करना पड़ेगा, तब यहाँ आईपी दे सकते हैं। अगर ये रहेगा तो ये डीएससीपी से उठाएगा, आप यहाँ पे आईपी डाल ही नहीं पाओगे, तो ग्रेड आउट है। तो सेम कंडीशन मेरे फायरवॉल में हो रही है। अभी फायरवॉल में डीएससीपी ऑलरेडी है, तो हम इस पे आईपी डाल ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले इसका स्टैटिक चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, और जाने के बाद मुझे फिर से ये कमांड चलानी पड़ेगी, सेट डिवाइस सिस्टम टाइप स्टैटिक। सो जैसे ही मैं स्टैटिक कमांड चलाया एंड देन आई विल कमिट, अगर कमिट ना ही किए बिना अगर मैं आईपी डालूं तो भी ले लेगा, लेकिन कमिट करने के बाद देखो आप लोग क्या दिखता है वहां पे, क्योंकि ये सब फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, इसलिए आई एम गिविंग द मोर टाइम्स, राइट, कि आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी होते रहे।
क्योंकि आगे तो हमें पढ़ना ही है। सो देखो ये द आईपी, the commit has been successfully, and again if I am saying again source system info, you see इवन द आईपी गेट असाइंड, क्योंकि पहला कमांड उसने जो चला था वो कमिट में था ऑलरेडी, उसके मेमोरी में था, तो अपने आप ही उसको दे दिया। पहले नहीं दे रहा था, बट जैसे ये स्टैटिक हुआ हमने कमिट कर दिया था, तो कॉन्फ़िगरेशन उसके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ गई थी, तो अपने आप ही इसको असाइन कर दिया। सो यू कैन सी द आईपी हैज बीन असाइंड टू द इंटरफेस। सो नाउ वी आर इन द सेम पेज, जैसे हमारा फिजिकल फायरवॉल होता था वैसे ही हमारा होगा। अब इस इंटरफेस पे नाउ वी हैविंग द आईपी एड्रेस। सो मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस पे मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.1/24। सो ये मेरा आईपी एड्रेस है, कहाँ पे, इस इंटरफेस पे, यहाँ पे। तो अगर मेरा इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है, तो मैं इसी सबनेट का एक आईपी एड्रेस अगर मैं इस पीसी पे डाल दूंगा, तो आई विल बी एबल टू रीच टू द फायरवॉल एंड एबल टू पिंग। सो मैं इसको 2 डाल देता हूँ, राइट, इस पीसी पे। सो इसको 2 डालूंगा तो पीसी हमारा खुला हुआ है स्टैटिक, इसको मैं करूंगा और यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं डाल दूंगा 192.168.1.2 एंड द सबनेट मास्क इज टेकन ऑटोमेटिकली। अब मैं ओके करता हूँ, ओके करता हूँ एंड ओके करता हूँ एंड क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा मैं पीसी को बड़ा कर लेता हूँ, रेजोल्यूशन थोड़ा अच्छा लगे देखने में। सो मैंने यहाँ पे गया एंड देन keep change, okay, and then see. So this is my PC, and if I am going in CMD again, and CMD में जाने के बाद मैं इसके IP config देखता हूँ, so you guys can see this PC having this IP address. तो PC का IP address मुझे पता है और firewall का मुझे पता है, तो I will try to ping and we'll see whether it's reachable or not. So I'll ping 192.168.1.1. So now I am able to ping. So once you reach, we're done with the reachability, then we are good to go for the next step. अब हमें इसकी GUI एक्सेस लेनी है, तो अब मैं इस फायरवॉल का मैं इस पीसी से CLI तो ले ही सकता हूँ। CLI क्या, आपको पट्टी में जाना है और रिचेबल है, देखता हूँ इसमें पट्टी सेशन होगा, तो मैं सिंपली जाकर अगर ये IP डालता हूँ 192.168.1.1, तो देखो यहाँ पे मुझे एक्सेस मिल जाएगा, CLI का मिल गया। और मैं यहाँ पे जो भी यूजर नेम पासवर्ड अगर डालूंगा तो मेरे पास CLI एक्सेस आ गया। अरे यार दिक्कत है, सही तो डाला अभी, कोई बात नहीं, अभी इसको देखते हैं। समाव पासवर्ड कुछ गलत टाइप कर रहा हूँ मैं, बट मेरे पास CLI एक्सेस आ गया। अभी इसको फिक्स करते हैं। अब इसको GUI एक्सेस लेना हमें, सो हाउ कैन टेक। सो आपको जाना है, यू नीड टू गो ऑन द ब्राउजर, you just have to go on the browser, and after going on the browser what we have to do basically, you just have to type, let me just make it, मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ ताकि हमें दोनों चीज साथ साथ दिखे, तो बार बार इधर उधर करने, मैं ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे IP मुझे ये दे दिया और यहाँ पे IP मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब मेरा PC यहाँ मैं खोल लेता हूँ बगल में, साइड बाई साइड दिखता रहेगा। तो मुझे यहाँ टाइप करना है HTTPS, राइट, एंड देन कॉलन आपको 192.168.1.1 जो आपकी फायरवॉल की IP है, देन यू जस्ट हैव टू प्रेस एंटर। Once you do this, you will see some prompt is going to be open in front of you after few seconds. So देखो ये बोल रहा है कोई prompt open हो गया, and then it is talking about कि आपकी जो कनेक्शन है प्राइवेट नहीं है, so आपको जस्ट इग्नोर कर देना, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है उतना, क्योंकि आपको फायरवॉल सीखना है, इसको आपको फिक्स नहीं करना है। इसको जब फिक्स करना होगा कंपनी इसका सर्टिफिकेट ले ली और फिक्स हो जाएगा। ये मैं बताऊंगा आगे क्या इसका मतलब होता है, जब हम SSL डिक्रिप्शन पढ़ेंगे तो मैं भी बता दूंगा क्या इसका मतलब होता है, कैसे इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। तभी फिलहाल इग्नोर कर दो, सर्टिफिकेट का एरर है। और आपको यहाँ पे एडवांस पे प्रोसीड विद अनसेफ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक ब्यूटीफुल सा कुछ डैशबोर्ड खुलेगा और आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड इस पे डाल दो। देखते हैं, अगर आपका जो चेंज किया हुआ पासवर्ड नहीं लेता है तो आप एडमिन एडमिन डाल देना, लॉगिन हो जाएगा। तो मैं डालता हूँ, नहीं ले रहा तो मैं इस पे एडमिन एंड एडमिन डालूंगा तो फिर से चेंज करने का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। कई बार CLI पे आपका दूसरे डिवाइस से लेते हो तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, पैन OS 10 में ऐसी नहीं आती, 9 तक आती है। तो मैं यहाँ डाला, फिर से ये मेरे को बोलेगा कि आप पासवर्ड इसको चेंज कर दो एक बार,
तो आप वही पासवर्ड जो पहली बार हमने डाला था वही मैं डाल दूंगा दोबारा से, तब सब फिक्स हो जाएगा अब यहाँ से। तो मैं यहाँ डालता हूँ और एडमिन एंड पासवर्ड मैंने यहाँ डाल दिया और मैं यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये दोबारा मुझे लॉगिन करना पड़ेगा नए पासवर्ड से। ये क्या हो रहा है? यस, सो वी आर गुड। सो मैं फायरवॉल में लॉगिन कर चुका हूँ। अब इसका CLI भी देखते हैं एक बार दोबारा से, तब तक इसका होने दो लॉगिन, रिस्टार्ट सेशन। सो इसमें एडमिन डालता हूँ मैं फिर से, और फिर से मैं पासवर्ड डालता हूँ, और ये भी लॉगिन हो गया। ठीक है, इसका भी फिक्स हो गया हमारा। और यहाँ पे अगर जाके मैं देखता हूँ इस पे, मैं इफ आई गो देयर वेयर आई कैन गो, ओके सो लेट मी जस्ट गो देयर। फिर से आप यहाँ पे जाके कमांड चलाते हो, सो सिस्टम info, so you'll see all the information you can see about this। इस तरीके से CLI के ले सकते हो। अब यहाँ देखो आपको GUI access मिल गया। So now we having a GUI access of the firewall। So this is what the first lab we have done। So now we have taken successfully GUI access of the firewall, brand new firewall, and we understand what is the basic configuration do we require to make this successful GUI access of the firewall via the management interface। अब इस पे अगर नेटवर्क पे क्लिक करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं, मैं इसको एक एक चीज बताऊंगा आप लोगों को थ्रू, तो इस पे आपको कहीं मैनेजमेंट इंटरफेस नहीं दिखेगा। देख रहे हो, यहाँ पे VLAN दिख रहा है, यहाँ पे इथरनेट दिख रहा है, ये सारे पोर्ट्स हैं, बट यू नॉट एबल टू फाइंड एनी मैनेजमेंट इंटरफेस। तो हमने जो IP डाला वो कहाँ डाला है, राइट? सो इफ यू गो इन द डिवाइस, आप डिवाइस के अंदर जाते हो और इसके अंदर आप मैनेजमेंट का टैब दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको इंटरफेस पे क्लिक करना पड़ेगा। सो दिस इज द इंटरफेस एंड इफ यू गो देयर, यू क्लिक हियर, यू कैन सी दिस इज द IP एड्रेस। और इस पे बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट जो इंटरफेस होता है उस पे 3 फीचर इनेबल होते हैं, याद रखना, पिंग, HTTPS और SSH। इसीलिए इसको हम पिंग भी कर पाए, और इसका GUI, ये जो HTTPS है ना, ये रिक्वेस्ट HTTPS का है, ये रिक्वेस्ट HTTPS का है, तो इसको हम पिंग भी कर पाए, HTTPS भी कर पाए, और इसको हम SSH भी कर पाए। मेरा यही पर्पस था आपको ये दिखाने का। तो 3 चीजें हमने टेस्ट किया, और ये 3 चीजें इसलिए चल गई आपकी इससे कि SSH इसलिए हो गया कि सर्विस इनेबल थी, HTTPS इसलिए हो गया कि सर्विस इनेबल थी, आपका पिंग इस डिवाइस से इसलिए हो गया ये वाला क्योंकि आपका पिंग इनेबल था। अगर कोई सर्विसेज मैं बंद कर दूंगा यहाँ से, ये बाय डिफॉल्ट आपके मैनेजमेंट इंटरफेस में इनेबल होती है। लेकिन अगर मैं इस पे से कोई सर्विसेज बंद कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं पिंग ना हो, अब देखो जैसे ही मैं करूंगा ये इनफैक्ट चेंज नहीं करने दे रहा है। तो एक मिनट, कुछ गेटवे में डालता हूँ, एक मिनट, शायद ये इसमें करने को नहीं दे रहा है चेंज। तो कभी मैं कर दिया, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इसमें पिंग, इसमें अब डिसेबल कर दिया। अब इसको मैं कमिट करता हूँ, तो कमिट करने से पहले दिखाता हूँ, कमिट मीन्स कि आप कन्फिग सेव कर, देखो पिंग हो रहा है, राइट? तो मैं पिंग लगा के छोड़ देता हूँ, जैसे ही कमिट होगा ये पिंग होना बंद हो जाएगा। सो ये सर्विसेज बाय डिफॉल्ट इनेबल होती हैं मैनेजमेंट इंटरफेस पे, 3 सर्विसेज बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, बाकी किसी भी इंटरफेस पे ये तीनों सर्विसेज इनेबल नहीं होती हैं, सब डिसेबल होती हैं। किसी भी इंटरफेस का मैं बात करता हूँ तो आपको इस मैनेजमेंट इंटरफेस के अलावा कोई भी इंटरफेस दिख रहा है उस पे बाय डिफॉल्ट आपका SSH डिसेबल होता है, आपका पिंग डिसेबल होता है, और HTTPS डिसेबल होता है, कुछ भी इनेबल नहीं होता है। तो ये देखो आपका RTO मिलने लगा, मतलब आपका पिंग बंद हो गया। फिर से मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो फिर से पिंग होने लगेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं पिंग इनेबल कर दिया यहाँ से तो फिर से ये पिंग होने लगेगा। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा लैब था आज के लिए, बेबी स्टेप था फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन का। इसके बाद हम 1 बाय 1 सारा टॉपिक करेंगे। अब मैं आपको कुछ ये बताता हूँ, अभी हमारे पास टाइम है, देखो पिंग भी होने लगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द फायरवॉल, राइट? सो आर्किटेक्चर क्या होता है फायरवॉल का, ये तो लैब हमने कर लिया, राइट? तो ये हमारा काम फर्स्ट हाफ पे कंप्लीट हो गया। वी आर गोइंग इन द सेकेंड हाफ, जो हमारी आज की जो क्लास की करनी है वो है कि व्हाट इज अ सिंगल पास आर्किटेक्चर विद द पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसको समझो, आप लोग ध्यान से समझो, थोड़ा सा अच्छे से समझो कि ये क्या होता है, राइट? सो बेसिकली आप जब भी
whenever you buy any firewall, right? So we understand how to configure, but उसके हार्डवेयर की जो फीचर्स होते हैं, that also you just have to understand. So that's why we starting the module that is the single pass with the parallel processing. तो शायद मैं अभी बताऊंगा तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं सर क्या बोल रहे हैं, आपको तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, बट मैं जब एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसकी मुझे 100% गारंटी है कि इसका मतलब क्या होता है और इससे होता क्या है। तो फिर से मैं वही कहानी बताता हूँ जो मैं हर बार बताते आता हूँ कि whenever you want to do communication from device A to device B, so this is one device, this is another device, so you can just put any name. This is might be the Rob and this is the Bob, and you want to do the communication between these two devices. Basically they should be connected with the cables or might be any other media, right? So what is going to be happen when the communication is going to be start? So cable is a physical layer, and then we just have to go on the OSI level, TCP/IP level, data link network, and we just have to go on what application session presentation, that all transport also we just have to go. So what we have to do? So you just forget about everything. Just try to understand whenever Rob want to talk with Bob, what maximum information he is going to carry inside of the packet. So maximum information what he is going to carry inside of the packet. This is what we just have to understand. So आप लोग ऐसे ड्रॉ करना है बार बार और हर बार, इसको करोगे अगर आपके प्रैक्टिस में आ जाता है ना, your life is going to be changed, not my word. Okay, so we can start writing. We will have the source MAC address, we will have the destination MAC, right? We have the source IP, right? We have the destination IP, right? We have the source port, we have the destination port, we have the application, right? Application ID, or like app ID. Let me just write it. Layer 7 app ID. That is a, and then finally some other field also going to happen, and then finally data. That is a payload. ये सारी information is going to happen between the Rob and Bob. जब भी ये communication करेंगे तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी. You just have to do. One question I have from someone on the YouTube, because he's asking Pankaj Saw, can you provide Palo Alto software link? So Pankaj, to getting the Palo Alto software link, you just have to join the live classes. Definitely you will get. I'll ask the correct team to just share with the all images and the Palo Alto session if required. So at least we can contact each other, then only we can get. Okay. So that's all. So whenever just we have this kind of scenario, the source MAC, destination MAC, source IP, destination IP, app ID, and data and payload, then how the communication is going to be happen, right? So firewall, when the packet is going to enter in the firewall, it is going to check everything, and we agree in our last class packet flow. Whenever Palo Alto, I told we'll start from here and our session will end from this particular packet flow. So every day we just have to refer. So we agree, like whenever the packet is going to start, when the communication is going to be start, basically the packet headers should be extracted by the Palo Alto firewall. So this is what we agree about this. So when this we agree packet header should be extracted by the Palo Alto firewall, then in this extraction it will extract L2, L3 and L4, but along with that when it is going to enter in the slow path, it will also check the L7 and content, slow and fast path, right? So ये सारी चीजें भी हमने डिसाइड कर लिया था, एंड वी अग्री कि हमें ये करना ही करना है. अब बात आती है कि जब फायरवॉल हमारा इतना कुछ कर दिया, करने के बाद अब वो क्या करेगा. सो बेसिकली वो करेगा क्या कि जब पैलो अल्टो के पास पैकेट आएगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन को चेक करने की कोशिश करता है, जो सोलो पास एंड पास पाथ में सीखा उसी को अपने जो इसके हार्डवेयर होते हैं ना उसी से वो चेक करने की कोशिश करेगा. तो अब उसी को जो चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास इंजन है फायरवॉल को, उसको बोलते हैं SP3 आर्किटेक्चर. तो अब समझिए इसको कि ये SP3 आर्किटेक्चर कैसे होता है.
तभी मैं HP3 आर्किटेक्चर नहीं बताता हूँ, अभी मैं यहाँ बताता हूँ कि देखो आपके ना पैकेट में कितनी इन्फॉर्मेशन है। अभी तक आप लोग ध्यान से देखो, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपका एक पहला मैक है, पहला जो मैक एड्रेस है, राइट, मैक एड्रेस है। दूसरा आपका क्या है, IP एड्रेस है। तीसरा क्या है आपका, दैट इज सर्विस है, जिसको हम पोर्ट नंबर बोलते हैं, सर्विसेज, जो आपका पोर्ट नंबर्स होते हैं, राइट। चौथा क्या आपका, दैट इज द लेयर 7 एप्लीकेशन डिटेल, राइट, एप्लीकेशन डिटेल ऐप ID। पांचवा क्या है आपका, जो मैं बोलता हूँ कंटेंट, कंटेंट, राइट। छठा भी इसमें होता है, कुछ यूजर ID होता है, राइट, ये भी चेक करता है। इसमें और भी मेंशन होता है, डिवाइस ID होता है, उसको भी चेक करता है। सो इसमें कुछ एडिशनल फील्ड्स होते हैं जो आप लोग को आगे चल के मैं दिखाऊंगा। इस तरह ये सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट फायरवॉल में मिलती हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि ये सारी चीजों के बेस पे आपको कुछ ना कुछ फायरवॉल को चेक करवाना है। तो जब फायरवॉल इन सारी चीजों को चेक करेगी ना, और वो जो प्रोसेसिंग को यूज करेगी, जो प्रोसेसर को यूज करेगी इसको पूरा अचीव करने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज को जो हम बोलते हैं सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन टेल, single pass with the parallel processing software. But this is something the brief, this is not something we completed, right? It's just the beginning. Okay, so how basically this is going to be happen, right? How basically this is going to be happen. So if you understand the concept of the single pass with the parallel processing architecture, you just have to understand this diagram. If you understand this diagram, you can quickly understand about the SP3 architecture, right? So I believe whenever you visualize this particular diagram, you can understand what I'm trying to say. But how it is working, that you just have to understand in more. So let me show a few diagrams. You can see this kind of the machines might be used, you have seen in the airports, you have seen in somewhere in the, might be where, that could be airport, metro station, railway station, any shopping malls, anywhere you can see that. This could be the possibility. And might be you have seen this kind of the queue also in the airport and somewhere in the metro station if you're visiting. This you can visualize some kind of the things we having in the bags and all, right? So let's discuss one by one. So what that mean? So the meaning is कि आप ये समझ के चलो कि you just landed to the metro station, and once you landed to the metro station, let me just, I just want to take a snip of this because we'll use again and again. So let me just give 1 second. Just take a snip. Okay. So I will take the snip. We'll use this particular later. If I erase, so at least we have something. So what I'm trying to say, let's assume you are just, traveling to any of the location. So many people are in the queue. So let's suppose this is the 1, 2, 3, 4. This kind of the queue is there, right? Right. And one security person is sitting here, right? So let me just draw some kind of. So this is the man you can think about. These are the queue. People are sitting in the queue, right? These all are the people. Very bad drawing, but just digest, okay? And this is the big security guard, okay? He's sitting here. So when you just come to the metro station, some people having the bag, some don't have bag, some having a small bag, someone having the big bag. Inside of the bags, so this is the one packet. You can see this is the one packet. Just bag, think one packet. But inside of the bags, also you're having a lot of things. Might be you carrying some kind of the food, some kind of the clothing, some kind of the glasses, might be the knife, might be the some medicines, could be anything, sunglasses, like anything you are carrying through this your bag. So inside of one packet, you having the multiple packets, multiple informations, right? So if this security guard start checking one by one every boxes, and he will open, he will just check,
whether your water having a poison or not, whether your medicine having any kind of the prohibited, drugs or not, your sunglasses having some kind of the, disallowing feature might be that is not acceptable in the flight and somewhere else, or might be you having a knife, or might be some other, explosive items. So the guard is going to take almost 10 to 15 minutes to just complete one checks of the baggage. So if you have 100 people in the queue, they will get frustrated, right? So if you have to take a flight in today afternoon, so probably you just have to reach airport in midnight or early evening, right? So you can just complete your 10 hours, 5 hours security check, then only able to onboard the flight. So this is frustrating, very, people are not happy to do that. So basically what happened, so they basically done that, some kind of the automations. If I'm talking about some kind of automations, that means this security is doing the manual process, it is going to take longer time. So I designed one of the machine which having the multiple sensors. So this machine having a lot of sensors. Might be the sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, sensor 5. So a lot of sensors are there in this machine. One sensor is responsible to just check the, poisons. One sensor responsible to just check any kind of the foods. One sensor is responsible to check the chemicals. One sensor is responsible to check the any kind of the weapons. One is any kind of the metals, right? So different sensor are doing the different work, right? But they all are sensing the things at the same time. Means whenever your packet enter inside of the machine, and let's say suppose if we are not entering this particular thing in the machine. Hello, Pankaj. Okay, I believe he joined here on the camera. So let's say suppose this packet, basically ये packet है. अगर मैं इसको एक करके खोल के मैं इसको just open the packet and is try to sending inside of the machine. Hey, first I need to inspect this poison. Then I will inspect this, this weapons. Then explosive item. Then I will food. So see, it will take probably 1 second, right? It will 1 second. Again, it will 1 second. Again, it will 1 second. What will again? Total 4 seconds it will take to just process all the information to the, here in the machine, out of the machine. Total of 4 second output will be required here. But what I'm going to do, no, I don't want to check one by one. I want to check when the packet enter in the machine, everything is going to work together. Everything work together. I don't care, right? So if my food is going to take one second time of scanning, my poison is going to take same time, my water is going to take same time, my weapon is going to take a same time to a scanning. And at a 1 second, my packet should be out from here to here. So I save 3 seconds of the timing because all sensors are working together and they all providing the same output, same time output to the real monitor, which is available in front of the security person. So by default, your packet is getting scanned, completely scanned at the same time. So your throughput is going to be very fast. So no need to worry, your throughput is going to be very fast. So this is how the scanning is going to be completed. Now what next, right? Why I'm telling this story? So you see that once the scanning is done, they are having this kind of a visualization. Everything they know what is inside of the packet. They know, the security person know what is inside of your packet, and they can take actions whether I need to process this packet through this machine or I need to just block this packet through the machine. So this is what they have to go. They have to do. So if they find there is a gun, there is a weapon, there is a knife, there is some explosive item, there is some poison, they will definitely not allowed to go inside of the airport. वहीं आपको पकड़ लेगा and they will just say just जेल चलो अब क्योंकि तुमने ये साल लेके आए हो, आप पे उल्टा 2-4 केस भी कर देगा. So this is what is going to happen on the airport. So why I told this story, right? So come back to the original things, right? So हमने समझा कि एक पैकेट है, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको स्कैन करने के लिए that sensor are doing the work, right? So similar thing in the Palo Alto Firewall, we having a multiple sensor available, and whenever your packet is going to arrive to the Palo Alto Firewall, this is your packet. Let's suppose this is going to arrive. One packet having a multiple informations. One packet having a multiple informations.
So once the multiple information is going to happen, will the firewall is going to check one by one information? The answer is no. It is not going to check. Like, first I will check what is the payload. Second, I will check the app ID. What I'll take the source IP, destination IP. I'll check the MAC address and IP address. It is not going to happen one by one. Whenever the packet is going to land on the firewall, they will simply start checking everything at the same time, and the same time we having the output. So I have the MAC address, so I will check the networking. I have the IP address, again I check the networking. I have a content payload, I will take the content ID. If I have the policy, I will check the policy engine. App ID, I will check the application ID. User ID, I will check the user ID. So everything is going to happen at the same time. And after that, your packet will be processed and it will get out from the firewall. So this is what single pass with the parallel processing. So if you see, if I try to read the slide, the control plane is responsible for the tasks such as the management. So we're having a two plane in the firewall. So let me show you. So many people don't know what I'm talking. So ideally in routers, we having only one CPU. I told this story, but in the Palo Alto firewall, basically we having a two CPUs. One is for the data plane and one is for the management plane. You can see here. So management plane is just responsible to the managing. So they are talking about the same thing here. If you see that, so let me talk about control plane. That is same in the management plane, right? That is responsible to such as a task for the configuration. If you want to do the configuration of firewall, that is going to happen with the help of the management and control plane. And then management configuration and the take care of the logging and reporting. So whatever the logging reporting, we'll discuss later how it is going to happen. This all things is going to happen via this particular control plane. Now, what next? Data plane. So data plane is just for the security matching processor, security processor, networking processor, NAT, QS, MAC lookup. Everything is going to check by the data processor. So security related, networking related, that all is going to happen by the data processor. This is how it is going to be happen. So if you think about the SP3 architecture, so let me just explain what is going to happen. So let me just go a little bit down. Let me see. Where is my slide? Okay, so this is slide. Okay, this is started from here. Okay, so they are talking about the Palo Alto next generation firewall. This is a very unique feature. Okay, have the unique single pass parallel processing architecture, right? You enable high throughput, low latency network. So why throughput? Because they're having a multiple sensor. They keep checking the traffics based on the different type of the traffic. They're having the different type of the processor. They different signatures, different engines, and they process everything at the same time. And then probably your network latency is going to be low because everything is very happening fast. So they are talking further, Palo Alto network solve the performance problem and plug today network security with the SP3 architecture, which combine two complementary component. One is a single pass software. Single pass software is just your PAN OS, like software version of this particular Palo Alto firewall. So if I'm talking about the PAN OS, this is the OS version. You can see this is the software version which is going to install somewhere. So you'll see here we having the software version in the Palo Alto firewall. Right now it will not show because it's unlicensed. I will show on the licensed one. I have also. So you'll see the software version, what all software version is installed. So that all software version is known as the PAN OS. And the parallel processing hardware is, what is that? So if I talk about the parallel processing hardware, how basically it is going to work. So just think about, this is your firewall. This is your firewall. Let me just put it name here. This is your firewall. And let me use some different colors. This is a firewall, right? This firewall having a different CPUs, right? So let me use, so just think this is one CPU. Sorry, color is not good. Let me just try which one. Okay, let me try this one. So this is one CPU, and might be you'll find many other CPU. I'm drawing here.
And let's understand this. This concept is very important. Okay. And then you will understand the SP3. So this is CPU, right? And you can write the big CPU, very big CPU, right? And these are the again CPU, right? All are CPU, but a small CPU. Just think about that. So you can say dual core CPUs. You can see dual core CPUs. What that means, dual core CPUs? So if I talk about dual core CPU, that means once any packet is going to land on the firewall, they are going to hit to the big CPU, and further this big CPU is going to assign different tasks to a small CPU. So this is going to assign different tasks. So this is your one interface, and then finally this is your another interface. So here your packet is coming in. So this is your input, and this is your output. This is your output. So your one packet is just landing here. Just think this is your packet. So once, let me just draw some other color. Let's suppose green packet is landing here. This is one packet. It is just enter here on the firewall. So this firewall enter on the CPU, and once this packet is going to process by different tasks, and finally the same packet is going to be available at the output. So this is one packet. So now you think about this packet having how many informations? We agree? We having the source MAC, we having a destination MAC, we having a source address, we having a destination address, we having the application, we having a data and payload, everything. So if one CPU start checking everything, like networking, one will check, you can see here, a lot of things in the here. One will check the networking, one will check the content, one will check the user ID, one is the networking ID. So it is going to take a longer period of time, right? So why not I can say, hey, if my networking need to be checked, this CPU is responsible for the networking. If I want to check the app ID, this will be responsible. If I want to check the MAC, this is responsible. If I want to check the user ID, this will responsible. If I want to check the content, this will responsible. So this will also take 1 second, 1 second, 1 second, 1 second, and 1 second, and finally your packet will out within 1 second, and your packet is out from the firewall. So this is the beauty of the SP3 architecture. The parallel processing, that means all the packet content, networking, application, user ID, everything is going to check by the firewall at the same time, and at the same time we having the output. And this concept is known as a single pass with the parallel processing, right? So you can think this is the like diagram. You can see this diagram having the multiple CPUs, multiple RAMs, and all having a different like purpose. Some are doing the signature match, some are doing the SSL, some are the IPsec, some are doing the decryption, some are the NAT, some are the QSC, some are the networking. You can see. So all are doing a different process, but at the end, your packet is getting out from the firewall at the same time. So this basically concept is known as single pass with the parallel processing architecture. So if you move in the slide, further slides, you can see different policy engine, different kind of application they are handling, and all are processing at the same time, right? So this is how your control plane, data plane are segregated, and this is how your SP3 architecture is working. So any question, guys, I have done for today. We can take the Q&A session for next 10 to 15 minutes if we have, or we can close the class. Sir, Yes. we have already discussed with the control plane, data plane last session. Did it or did it? No, we'll discuss control plane, data plane. I just discussed, but we'll discuss more in future also. So Okay. control plane, let me just explain. Control plane, as I mentioned that we having a two plane in the firewall. One is a control and data plane. So control plane having a three functions. What the control plane is going to do? Your firewall management, just you have to take care, configuration related stuff, and the logging and reporting. So what is logging and reporting? You just want to pull the logs report from firewall. These four thing is done basically responsible for the control plane.
इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब डेटा प्लेन का है। जैसे आपका सिक्योरिटी प्रोसेसिंग करना है, आपका सिक्योरिटी मैचिंग करना है, सिग्नेचर चेक करना है, नेटवर्किंग करना है, क्यूएस नैट, वो सारा डेटा प्रोसेसिंग का काम है। तो हमारे फायरवॉल के अंदर बहुत ही यूनिक फीचर है, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन का दोनों हमारे पास अलग अलग सीपीयूज हैं, राइट। सो डेटा प्लेन का जो काम है वो डेटा प्लेन का सीपीयू करेगा। डेटा प्लेन का काम क्या क्या है, ये सब सिक्योरिटी मैचिंग, सिक्योरिटी प्रोसेसर, नेटवर्किंग, ये सब डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन का ये सिर्फ 4-5 काम करता है। मैनेजमेंट, फायरवॉल को एक्सेस लेना, उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो भी मैनेजमेंट प्लेन से होती है, और उस पे से कोई रिपोर्ट पुल करते हो तो भी मैनेजमेंट प्लेन से होती है। सो दिस इज व्हाट द कंट्रोल मैनेजमेंट प्लेन, बट फॉर बोथ दैट इज अ यूनिक थिंग, वी हैविंग अ डेडिकेटेड सीपीयूज। और भी चीज हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो हम उस हिसाब से फिर इसको और डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है यावर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, एनीवन हैविंग एनीथिंग? सर ये वीडियो वगैरह मिल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, वीडियो आप लोग का फोल्डर, सबकी ईमेल आईडी आई थिंक बन गया है, तो मैं एक काम करता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट एंड फोल्डर में चीजें अपलोड कर देता हूँ। सारे वीडियो मिल, आज के वीडियो रिकॉर्डिंग कल मिलेगी क्योंकि 24 घंटा इसको लगता है प्रोसेस होने में, ठीक है। कल की जो ये आप बता रहे थे। हाँ कल की तो अभी तो आपको यूट्यूब भी फ्री है, लेकिन मतलब मिला हुआ है, बट अब मिल जाएगा सारा, मैं ड्राइव में डाल रहा हूँ तो मिल जाएगा, डलवा रहा हूँ बेसिकली, तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर प्रीवियस वाला तो देख के आए, लेकिन एक दो वीडियो अगर होगा शूट। नहीं वीडियो 100% सब कुछ रिकॉर्डेड है, आज का हाँ, सेशन भी ठीक है। कंप्लीट रिकॉर्डेड है, सो एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा, राइट। सो मैं अभी जस्ट आप लोग को मस्ट पहले कल सब कुछ अपलोड हो गया है कि नहीं हुआ, मेरे को चेक करना पड़ेगा, नहीं लैब तो का कल। मिला है, लैब का वी गॉट द लैब, वी गॉट द लैब ठीक है एक्सेस फॉर। ठीक है, तो मैं अभी कल अभिषेक सर आप लोग कॉल कराता हूँ, ठीक है, एंड विल डिस्कस, और सारे कहाँ पे रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजें बता देंगे आपको, ठीक है। नो इशू, राइट। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, वी कैन कनेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन? शिवा, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yeah, are we going to cover panorama on this? Yes, so panorama, we having a lab for the panorama. So panorama will cover how to set up the firewall, and what is the pre-rule, what is the post-rule, what is the different panorama modes we have. Only one limitations we have in the panorama lab, that is the panorama is not licensed, so some feature we cannot explore, but yes, almost everything we are going to cover except some features, right? Because license, without license actually we cannot onboard the firewalls. So I'll tell how the steps is going to happen, but yes, the remaining, the how the pre-rules is going to be covered, what is the post rule is going to be configured, how the policy is going to create in the panorama, how it is going to push, how to commit, how the device group is created, how the licensing is going to happen if the license firewall we have, and how we can add the firewall in the panorama. That all I'm going to tell the concepts. So everything will be there. Okay. Yeah, one more thing. Yeah. I used to work in panorama environment in my current organization. So I used to get need to open a port from source to destination. So they come from different zones. We need to identify that. So I want to be master on the topics because I used to do a lot of tickets every day. So no worry, panorama is just the centralized management thing. We can do the centralized monitoring, configuration, and managing the firewall. But overall concept, if you know the firewall Palo Alto, it will be very easy for you to just understand, navigate in the panorama. So Yeah, if you, I got it, but mainly templates and where we are getting logs from, which zones, and I want to understand from which area that IP source IP coming from. so that definitely I'll tell you. No worry, that is going to cover. That's what I'm saying. Na, panorama is nothing. Panorama is just one box, just central management. Okay. Rest the question, whatever you ask, regarding the troubleshooting and zone and IP, it is going to be 100% cover. In the firewall itself, you will learn. No need to focus about the panorama. You will understand those things in next few classes only. Okay. So for you don't need to worry about that. Panorama, you don't confuse panorama is something like big thing. Panorama is nothing. If you know the Palo Alto Firewall, it's like just quickly you just understand everything. Yeah, actually I'm good at panorama upgrades, pan OS upgrades I used to do in my current organization. But main concept is you just have to understand how the packet flow is going on, how the NAT, as you mentioned, that how the source,
which zone traffic is coming, how to configure, how to troubleshoot. That is a more important, right? Yes, yes. I'm So, a bit struggling here. yeah. That's why So I no get need, this you no discussion. need to struggle. Okay, this class is going to be Hindi and English. So whenever you feel uncomfortable, not able to understand, let us know. We'll just try to do in the both language. Okay. So Okay, I hope okay. I'm assuming you a little bit understanding Hindi as well, right? Yeah, I'm from Yeah. like south. I'm from Yeah, Hyderabad. so no need. We'll do Yeah. the English, like some English and Hindi. So no need to worry at all. Okay. Yeah, And any point of time you feel like you are stuck somewhere in some topic, you need the English video. So also I'll give to you. Okay. No need to worry about that. Right? Okay. Okay, okay. In Thank pure you. English recording video also. On two more Siva, my student from South also. You can talk to them. I'll give the number. So Okay, they okay. taken the classes, so So they no issue. They'll we cover will it. get Okay. a recording sessions for limited time or how it is? It's permanent for you. This is permanent, no limited. You can download and keep for the lifetime. Nobody is going to ask you. Okay. Okay, okay, okay. Yeah, Thank it's a you. drive Thank you, base. sir. Yeah, drive base. So you'll get and you can just download in your PC, laptop, whatever you think, and you can have lifetime access. Okay, no worry. Okay, okay, This okay. is all for you guys. It's not for me. It's Okay, yours. okay. Yeah, yeah. Thank you so Yeah, much. yeah. All right. So actually, one more thing, guys. Let me just stop the recording as you all are here. Uh, just I'm asking, can we do this class at least 4 days in a week or 5 days in a week instead of 3 days in a week? What do you guys think? So can we do every day or 3 days fine for you all? Alternate day is best, sir, because we can study accordingly. ना एक दिन अगर